Hello students, welcome to your social science class. Today we will read our first chapter of history, the French Revolution. In your 9th class history, you will read about world history and different type of revolutions. In first chapter, you will read about the French Revolution. In second chapter, you will read about Russian Revolution, and in third chapter, you will read about Nazism and rise of Hitler. First of all, we will know the meaning of revolution. What is revolution? Revolution, a big change or improvement in the way that something works or looks. Revolution बहुत तेज़ी से चेंज लेके आना होता है. रिवोल्यूशन का मीन्स होता है क्रांति. क्रांति का मीन्स है तेज़ी से होने वाला बदलाव. किसी तरीके से कोई पर्सन सोचता है या देखता है, उसके नज़रिए में तेज़ी से बदलाव लेके आना. और इन द वे द पीपल डू ए पर्टिकुलर एक्टिविटी टू इन्हेंस द सिचुएशन इन पॉजिटिव साइड. या फिर कोई पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन सोसाइटी में कोई भी पॉजिटिव चेंज लेके आने के लिए या किसी भी फील्ड में कोई पॉजिटिव चेंज लेके आने के लिए कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी करते हैं तो उसे रिवॉल्यूशन कहा जाता है. इन पॉलिटिकल साइंस में ए रिवॉल्यूशन इज़ अ फंडामेंटल एंड रिलेटिवली सडन चेंज इन पॉलिटिकल पावर एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विच अकर्स व्हेन द पॉपुलेशन रिवोल्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट. राजनीतिक विज्ञान में रिवॉल्यूशन से अभिप्राय होता है किसी एक सिस्टम या कंट्री या गवर्नमेंट के सिस्टम को चेंज करना. अगर किसी कंट्री के या पर्टिकुलर एरिया के पीपल अपने एरिया की गवर्नमेंट से सेटिस्फाई नहीं होते, खुश नहीं होते, तो वो उस एरिया में पॉलिटिकल चेंज लेके आते हैं. रिवॉल्यूशन से उस गवर्नमेंट के रूल्स एंड लॉज को चेंज करवाने की कोशिश करते हैं. उसे पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन कहा जाता है. टू टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन. पॉलिटिकल रिवॉल्यूशंस टू टाइप की होती हैं. कंप्लीट चेंज फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूशन टू अनदर. एक कॉन्स्टिट्यूशन का पूरी तरह से बदलाव करना, मीन्स रूल रेगुलेशन पूरी तरह से बदल देना. सेकंड, मॉडिफिकेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन. जो संविधान मौजूद है उसमें मॉडिफिकेशन करना, जो ज़रूरी है वही चेंज करना. इंट्रोडक्शन. In this chapter, we will read about the causes of French Revolution, the results of French Revolution, and effects of French Revolution on the world. The Revolution of France began on 14 July 1989. The Revolution of France. फ्रांस की रिवॉल्यूशन 14 जुलाई 1789 को शुरू हुई थी. With the storming of the fortress prison. किले में बंद प्रिजन को तोड़ने के साथ ही ये रिवॉल्यूशन शुरू हुई थी. उस प्रिजन का नेम था बेस्टाइल. It was suspected to find hoarded ammunitions, quality of bullets and shells. इसको इस कारण से तोड़ा गया था क्योंकि जो रिवॉल्यूशनरीज थे उन्हें डाउट था, उन्हें संदेह था कि यहाँ पे बहुत सारे बुलेट्स मीन्स बॉम्ब मिलेंगे या फिर जो गन पाउडर एटसेट्रा प्रोवाइड होगा. बेस्टाइल इज़ अ फोर्ट्रेस प्रिजन हेटेड बाय एवरीवन. बेस्टाइल एक प्रिजन का जेल का नाम है. यह किले में बंद प्रिजन है. इससे सभी लोग नफरत करते हैं. बिकॉज इट स्टूड फॉर डिस्पोटिक पावर ऑफ किंग. क्योंकि यह किंग की निर्दयी शक्तियों को दिखाती है, दर्शाती है. फोर्ट्रेस वाज डेमोलिस्ड. द बिगिनिंग ऑफ चेन ऑफ इवेंट्स स्टार्ट बाय middle class affected and shaken lower class and led the execution of king in France followed by revolt against monarchy. तो उस प्रिजन का विनाश किया गया, उस पर अटैक किया गया. उसके बाद बेस्टाइल प्रिजन को डिस्ट्रॉय करने के साथ ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन के इवेंट्स की कड़ी शुरू हो जाती है.
तो मिडिल क्लास के द्वारा ये रिवॉल्यूशन शुरू की गई थी। बाद में जो अदर सेक्शंस थे सोसाइटी के, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और जो मोनार्की है, रूल ऑफ लुइस 16 है, उसे ख़त्म करने की कोशिश की गई। दिस रिवोल्यूशन पुट अप द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, फर्टर्निटी एंड इक्वालिटी। इस रिवोल्यूशन ने लिबर्टी, फर्टर्निटी और इक्वालिटीज़ के आइडियाज़ को सामने रखा। मीन्स इस रिवोल्यूशन के जो मेन आइडियाज़ थे वो थे लिबर्टी, फर्टर्निटी एंड इक्वालिटी। लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता, आज़ादी, फर्टर्निटी भाईचारा, इक्वालिटी समानता। तो इन तीनों आइडियल्स को बढ़ावा देना इस रिवोल्यूशन का मेन पर्पस था। Now let's see one video and after that we will read causes of French Revolution. In 1789-80, French monarch of the old regime, King Louis XVI, was under great pressure to increase the taxes. Taxes in the French old regime could only be increased by calling a meeting of the Estates General. Representatives of the three estates of French society had to be present at the meeting. King Louis XVI decided to call the meeting of the Estates General in May 1789. This meeting was called more than 200 years after the previous Estates General of 1614-80. The Estates General was attended by 300 representatives, each from First and Second Estates. Third Estate, which comprised the newly arisen middle class, sent 600 representatives. This estate carried 40,000 letters outlining the demands of women, artisans and peasants who had not been allowed to come into the hall. In spite of its larger numbers, the Third Estate was given less importance, while the First and the Second Estates were seated face to face. Earlier, each estate was allowed one vote each, which brought a total to 3 votes. In this meeting, the Third Estate, inspired by Rousseau's social contract, demanded 1 vote each for every one of the members of the Estates General. This gave 300 votes each to both the First and Second Estates, and 600 votes for the Third Estate, bringing the total to 1200 votes. King Louis XVI rejected the demands of the Third Estate, forcing them to walk out of the Estates General. Next month, the Third Estate gathered at a tennis court in Versailles, declared itself the National Assembly, and took the famous tennis court oath. The tennis court oath, which promised to make a new constitution for France based on demands of the Third Estate, was led by the noble Mirabeau and the priest Abbé Sieyès. Meanwhile, the rest of Versailles was in turmoil. Bread prices had gone up, and women had started attacking hoarders and shop owners. The revolt became even more violent when the rebels stormed the castle of Bastille and released the political prisoners who had been confined there. Not far away, in the French countryside, peasants and villagers heard rumors that the rich lords intended to destroy their crops and fields. They took up arms and raided local manors.
Records containing the dues of the peasants were burnt by the mob. The noble lords and their families were forced to flee the country. Pressurized by the alarming conditions, King Louis XVI was forced to recognize the National Assembly as a legitimate organization. The revolution of the common people had shown its effect. You see gist of the chapter in this video. Now we will know the causes of French Revolution. French Revolution के मेन causes क्या थे, मेन कारण क्या थे. सबसे पहले है social cause, सामाजिक कारण. French society during late 18th century was divided into 3 estates. फ्रांस की जो सोसाइटी है, फ्रेंच सोसाइटी है, उसे लेटर 18th सेंचुरी में 3 एस्टेट्स में डिवाइड किया गया. फर्स्ट एस्टेट इंक्लूड क्लर्जी, सेकंड एस्टेट नोबिलिटी एंड थर्ड एस्टेट बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लायर्स एटसेट्रा, पीजेंट्स एंड आर्टिसंस, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर एंड सर्वेंट्स. मीन्स इन थर्ड एस्टेट 90% population of the France was included. The members of first two estates के member, that is clergy and nobility, enjoy certain privileges by birth. वो जन्म से ही कुछ special rights को enjoy कर रहे थे. They are exempted from paying taxes to the state. उन्हें स्टेट को कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता था. Nobles also enjoy feudal privileges which include feudal dues extracted from peasants. नोबल भी उसी तरह इक्वली इंजॉय करते थे जैसे क्लर्जी इंजॉय करते थे. तो उन्हें फेडरल सिस्टम के कुछ स्पेशल राइट्स मिले होते थे. मींस जो नोबल्स होते थे वो किंग या क्वीन की फैमिली से रिलेटेड पर्सन होते थे, तो उन्हें बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती थी. उन्हें भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता था. और विच इंक्लूड फ्यूडल ड्यूज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पीसेस. वो सामंतों की तरह. तो जो नोबल हैं वो भी कुछ जो फ्यूडल स्पेशल राइट्स को एंजॉय करते हैं. फ्यूडल मीन्स होता है सामंत. तो विच इंक्लूड जिसमें फ्यूडल ड्यूज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट, जिसमें पीजेंट से, स्मॉल फार्मर से कलेक्ट किए गए टैक्सेस को भी इंक्लूड किया जाता है. मतलब जो नोबल्स हैं वो स्मॉल फार्मर से टैक्स कलेक्ट करते हैं और कुछ स्पेशल राइट्स को एंजॉय करते हैं. द चर्च एक्सट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टैक्स फ्रॉम पीजेंट्स. जो चर्च है वो स्मॉल पीजेंट से टैक्स कलेक्ट करता है. जो चर्च के द्वारा पीजेंट से टैक्स कलेक्ट किया जाता है उसे टाइट्स कहा जाता है. ए डायरेक्ट टैक्स टेल एंड ए नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस आर लीव्ड ऑन एवरी डे कंजम्पशन आर्टिकल्स लाइक साल्ट एंड तंबाकू. एक डायरेक्ट टैक्स होता है जिसे टेल कहा जाता है. यह भी जो लोगों से, थर्ड एस्टेट के पीपल से कलेक्ट किया जाता है डेली यूज की थिंग्स परचेज करने पर. जैसे साल्ट, तंबाकू एटसेट्रा. वो कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो इनडायरेक्टली जो टैक्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्टेट को पे करना पड़ता है उसे टेल कहा जाता है. इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन. स्ट्रगल टू सर्वाइव. लोगों को जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता था. पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस इंक्रीज फ्रॉम 23 मिलियन टू 28 मिलियन इन 1789 विच लेड टू इंक्रीमेंट इन डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स. फ्रांस की पॉपुलेशन 23 मिलियन से इंक्रीज़ होकर 28 मिलियन हो गई 1789 में, जिसके कारण से क्या हुआ था, फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ गई थी. मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबर्स इन वर्कशॉप्स विद फिक्स्ड वेजेस बट द वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद राइज इन प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स. ज़्यादातर जो वर्कर थे वो
एज अ लेबर वर्क करते थे वर्कशॉप में, जहाँ पे उनके जो वेजेस हैं वो फिक्स होते थे, बट द वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स। पर वो वेजेस हैं वो उसी मात्रा में नहीं बढ़ पा रहे थे जिस मात्रा में फूड ग्रेन्स के प्राइसेस बढ़ रहे थे। तो वो अपने जो लिमिटेड वेजेस से फूड ग्रेन्स को नहीं खरीद पा रहे थे। दिस लेड टू सब्सिस्टेंस क्राइसिस। इससे क्या हुआ, फ्रांस में सब्सिस्टेंस क्राइसिस की सिचुएशन क्रिएट हुई। सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मीन्स होता है एक्सट्रीम स्कार्सिटी ऑफ बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड इन डेंजर। जब जीने के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं उनकी भी कमी हो जाती है तो उसे सब्सिस्टेंस क्राइसिस कहा जाता है। तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्रिएट हो गया फ्रांस में ड्यू टू ओल्ड रेगिम के कारण, पुरानी प्रथाओं के कारण। क्या पुरानी प्रथाएं थी कि सोसाइटी 3 एस्टेट्स में डिवाइड थी। तो इसमें से क्वेश्चन आता है बेटा, व्हाट इज मीन्ड बाय सब्सिस्टेंस क्राइसिस एंड व्हाट लेड टू द सब्सिस्टेंस क्राइसिस इन फ्रांस। तो उसका आंसर यही आएगा कि फ्रांस की पॉपुलेशन बढ़ गई जिसके कारण फूड ग्रेन्स की डिमांड भी बढ़ गई। जो वेजेस थे वो उसी प्रोपोर्शन में, उसी मात्रा में नहीं बढ़े, जिसके कारण जो फूड ग्रेन्स की जो प्राइसेस बढ़ने के कारण जो पीपल हैं वो फूड ग्रेन्स को नहीं खरीद पा रहे थे। इसके कारण से फ्रांस में सब्सिस्टेंस क्राइसिस की सिचुएशन क्रिएट हो गई। नेक्स्ट, पॉलिटिकल कॉजेज। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पॉलिटिकल कॉज क्या थे, राजनीतिक कारण। इन 1774 लुइस 16 बिकम द किंग ऑफ फ्रांस and faces empty treasury due to long years of war which drained financial resources and discontent within the society was increasing। 1774 में लुइस 16 फ्रांस के किंग बने। जब वो किंग बने तो उस समय फ्रांस का जो ट्रेजर था, खजाना था, वो खाली था। फ्रांस के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे वो लंबे समय तक युद्ध होने की वजह से खाली हो गए थे, जिस कारण से फ्रांस की सोसाइटी के लोगों में असंतोष बढ़ गया था। फ्रांस हेल्प्ड 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। फ्रांस के जो किंग थे उन्होंने 13 अमेरिकन कॉलोनीज की हेल्प की थी उन्हें इंडिपेंडेंस प्राप्त करने में। किससे इंडिपेंडेंस प्राप्त करने में, जो उनकी कॉमन एनिमी ब्रिटेन थी। तो ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए किंग ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज की हेल्प की थी। दिस वार एडेड मोर देन 3 मिलियन लाइवर्स फॉर विच द मनी लेंडर्स बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स। इससे क्या हुआ, जो फ्रांस है वहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर 3 बिलियन लाइवर क्या है, करेंसी है, 3 बिलियन लाइवर का कर्जा चढ़ गया। जो मनी लेंडर्स थे, जिन्होंने पैसा उधार दिया हुआ था, उन्होंने 10% इंटरेस्ट प्राप्त करना शुरू कर दिया था। 10% की दर से वो लोन देने लगे थे। टू मीट its regular expenses such as the cost of maintaining an army, the court, running government offices or universities, the state was forced to increase tax। अपनी रेगुलर एक्सपेंसेस को, रेगुलर खर्चों को पूरा करने के लिए, जैसे आर्मी की मेंटेनिंग करना, आर्मी को मेंटेन करना, कोर्ट को मेंटेन करना, गवर्नमेंट ऑफिसेस को चलाने के लिए, यूनिवर्सिटीज़ को चलाने के लिए, तो स्टेट गवर्नमेंट को मनी की नीड थी। तो उन्होंने क्या किया, जो थर्ड एस्टेट के पीपल थे उनके ऊपर टैक्स बढ़ा दिए। अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जो भी खर्चे थे, चाहे वो आर्मी को मेंटेन करने के थे, गवर्नमेंट ऑफिस, यूनिवर्सिटी, स्कूल चलाने के जो खर्चे थे, कोर्ट चलाने के खर्चे थे, उनको पूरा करने के लिए उन्होंने टैक्स बढ़ाने शुरू कर दिए। रोल ऑफ मिडिल क्लास। मिडिल क्लास का क्या रोल था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। द 18th century witnessed the emergence of social groups termed as middle class, who may have means and programs to carry out full-scale measures to bring a change in social and economic order, and being educated, they believed that no group should be privileged by birth। 18th century में
18th सेंचुरी का जो टाइम है वो गवाही देता है, विटनेस देता है कि एक स्पेशल ग्रुप अपीयर हुआ था 18th सेंचुरी में फ्रांस में, जिसे मिडिल क्लास कहा जाता है। मिडिल क्लास में वो पीपल इंक्लूड थे जो ना तो रिच थे, मीन्स ना वो फर्स्ट टू एस्टेट से बिलोंग करते थे, और ना ही वो पुअर थे, मीन्स जो थर्ड एस्टेट के पीपल थे उनसे वो ज़्यादा अच्छे थे, मतलब पैसे वाले थे। वो सोसाइटी में चेंज लेके आना चाहते थे, वो सोसाइटी में सोशल और इकोनॉमिक दोनों तरह के चेंज लेके आना चाहते थे। वो एजुकेटेड पर्सन्स थे, वो इस बात के खिलाफ थे कि सोसाइटी में डिवीज़न नहीं होनी चाहिए, किसी को भी प्रिविलेजेस मीन्स जन्म से स्पेशल राइट्स नहीं मिलने चाहिए। दे अर्न देयर वेल्थ थ्रू एन एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड। इन लोगों ने, जो मिडिल क्लास के पर्सन थे, इन्होंने पैसा कहाँ से कमाया था? उन्होंने दूसरे देशों में व्यापार करके, मैन्युफैक्चरिंग से और इंडस्ट्रीज से पैसा कमाया था। जैसे वो किस चीज़ का ट्रेड करते थे, किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करते थे? वूलन, सिल्क, टेक्सटाइल, प्रोफेशनल्स। तो जो पर्सन थे, मिडिल क्लास के पर्सन थे, उन्होंने दूसरे देशों में समुद्र से पार व्यापार करके पैसा कमाया था। इसके अलावा उन्होंने सामान की मैन्युफैक्चरिंग से, जैसे वुलन और सिल्क के क्लॉथ मैन्युफैक्चर करके पैसा कमाया था। और उसमें मिडिल क्लास में और भी कुछ लोग शामिल थे जो प्रोफेशनल थे, जैसे लॉयर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे, वो सभी मिडिल क्लास में इंक्लूड थे। दे वर इंस्पायर्ड बाय आइडियाज़ ऑफ डिफरेंट फिलोसफर्स एंड स्प्रेड द सेम थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर। ये जो मिडिल क्लास के पीपल थे, ये अलग अलग फिलोसफर्स के आइडियाज़ से इंस्पायर हुए थे और उन्होंने ये सेम आइडियाज़ बुक्स और न्यूज़पेपर के थ्रू लोगों तक पहुंचाए। तो ये फिलोसफर्स कौन थे जिन्होंने मिडिल क्लास के लोगों को इंस्पायर किया था रिवॉल्यूशन करने के लिए? फर्स्ट वन इज़ जॉन लॉक। इन हिज 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जॉन लॉक की बुक का नेम है बेटा, जॉन लॉक sought to refute the doctrine of divine and absolute right to the monarch। तो अपनी इस बुक में जॉन लॉक ने लोगों को संदेश दिया था, लोगों को इंस्पायर किया था कि वो जो किंग, ये नीति है डिवाइन पावर की, किंग को जो डिवाइन पावर मिली होती है, ये लोगों की जो सोच है, नीति है, इसको रिफ्यूज किया जाए और मोनार्क से, जो किंग है, उससे अपने राइट्स की डिमांड की जाए। रूसो कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड, proposing a form of government based on social contract between people and their representative। रूसो ने आइडिया दिया था कि स्टेट में ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर बेस्ड हो, मतलब पीपल और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स में कोई प्रपोजल होना चाहिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि लोग उन्हें तभी वोट देंगे अगर वो उनके वेलफेयर के लिए वर्क करेंगे। मोंटेस्क्यू, इन द spirit of law, Montesquieu proposed a division of power within the government between the legislature, executive and the judiciary। Montesquieu ने अपनी बुक के माध्यम से लोगों को इंस्पायर किया था कि गवर्नमेंट ऐसी हो जिसमें पावर्स का डिवीजन हो। ये जो गवर्नमेंट की पावर्स हैं या रूलिंग पावर्स हैं, एक पर्सन के हाथ में नहीं होनी चाहिए। इन पावर्स को लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में डिवाइड किया जाना चाहिए। तो ये कुछ कॉजेज़ थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, जिनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। फर्स्ट कॉज था फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 एस्टेट। सेकंड है सोशल कॉज, इकोनॉमिक कॉज, पॉलिटिकल कॉज एंड रोल ऑफ मिडिल क्लास। In our next video, we will read about course of revolt, mean to say outbreak of revolt. Thank you. Have a nice day.